हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और चलिए, आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़े अहम बदलाव के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं कि श्रीलंका में रिसेंटली चुनाव हुआ और वहाँ के एक नए गठबंधन के नेता ने जीत हासिल की। एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की। अरुणा कुमारा दिशानायके वहाँ के नए राष्ट्रपति चुने गए। एक बहु एक 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 आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना, वैश्विक स्तर पर भी, वैश्विक राजनीति में भी, और खास करके भारत के पड़ोसी होने के नाते ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट है। पहले से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर निश्चित तौर पर डोमिनेंट वे में देखें तो कैपिटलिस्ट सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी रूल कर रही है। न्यू लिबरलिज्म रूल कर रहा है, आइडिया के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर, दोनों तौर पर। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर बदलाव भी देखने को मिल रहा है। आप यूनाइटेड किंगडम में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, साउथ अमेरिका में भी आप देख लीजिए। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, चाहे क्लाइमेट क्राइसिस की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग या बर्निंग की बात हो, जो इकोनॉमिक क्राइसिस इमर्ज हो रहा है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत जगहों पे ये बदलाव हो रहा है। कोई उम्मीद नहीं किया होगा कि लेफ्ट रेडिकल एक लीडर, जो उस समय कुछ समय पहले 89-90 के दौरान अगर आप देखें तो एक रेडिकल लीडर थे, वो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट थे, वो अरुणा कुमार दिशानायके। लेकिन बाद के दौरान आप देखें तो वह पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ मूव करते हैं। एक प्रोग्रेसिव लीडर, सोशल प्रोग्रेसिव कहें, पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव कहें, जो भी आपको कहना है वो कह सकते हैं। एक प्रोग्रेसिव लीडर के तौर पर उन्होंने अपने आप को चेंज किया, रेडिकल से अपने आप को शिफ्ट करके पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ उन्होंने अपने आप को बदला, चेंज किया। यह एक बहुत बड़ा बदलाव, स्ट्रेटेजिक बदलाव था। और 18-19 के दौरान जो वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उसकी बहुत सारे वजहें हैं। उस समय की जो सत्ताधारी दल थे, खास करके राजपक्षे फैमिली एंड कंपनी, उन लोगों ने जो मिसकैलकुलेटेड इकोनॉमिक अप्रोच अपनाया, पॉलिटिकल अप्रोच अपनाया, उसके नतीजे के तौर पर वहाँ इकोनॉमिक इश्यूज, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, टूरिज्म के कम होने का मामला हो, इन सारी चीज़ों की समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसको वहाँ का लीडरशिप एड्रेस नहीं कर सका। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लें, वहाँ इकोनॉमिक पॉलिसी जो एडॉप्ट की गई, वहाँ पे पहले जो फार्मिंग होती थी, वो फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर पर आधारित नहीं थी। और नहीं, यहां पर एक करेक्शन आप करिएगा, हमने उल्टा कह दिया कि वहां की जो फार्मिंग थी वो पहले फर्टिलाइजर पर बेस्ड थी। प्रोडक्शन होता था, सफिशिएंट प्रोडक्शन होता था। इंपोर्ट की ज़रूरत, जो फूड प्रोडक्ट्स थे, जो ग्रेन्स थे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एकाएक वहाँ की सरकार ने फैसला लिया कि हम इसको जैविक तरीके से सारे चीज़ों को, सारे पैदावार को का उत्पादन करेंगे। जैसे ही आप एक पार्टिकुलर मेथड से दूसरे पार्टिकुलर मेथड की तरफ एब्रप्टली शिफ्ट कर जाएंगे, एक उसका प्रोसेस होता है, धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट की जाती हैं। लेकिन श्रीलंका के अंदर जो ये शिफ्ट हुई, एग्रीकल्चरल पॉलिसी में जो ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट हुई, इससे क्या हुआ, इससे इकोनॉमिक प्रोडक्शन, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, लगभग आप कहें कि अव्यवस्थित हो गया। अब इससे क्या होगा
कि भाई जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतने मास लेवल पर हो रहा था, लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, सफिशिएंट फूड की अवेलेबिलिटी थी, वह क्राइसिस हो गई, सप्लाई की क्राइसिस हो गई, सप्लाई ही नहीं था। और जो जनसंख्या है उसके पास डिमांड था कि भाई हमें एग्रीकल्चरल फूड चाहिए, ग्रेन चाहिए, व्हीट चाहिए, राइस चाहिए, जो भी स्टेपल फूड हैं वो सारे चाहिए। इनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई। आप ये भी जानते हैं कि श्रीलंका एक टूरिस्ट कंट्री है, बहुत सारे सैलानी वहाँ आते हैं, और उन सैलानियों में सबसे बड़े जो प्रोपोर्शन है, अनुपात हैं, वो रशियन एंड यूक्रेनियन का था। और आप जानते हैं कि इसी दौरान यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर शुरू हो जाता है। टूरिज्म का पूरा सेक्टर श्रीलंका का कोलैप्स हो गया। लोगों के पास इनकम नहीं थे, खरीदारी नहीं थी तो खा नहीं सकते थे, जी नहीं सकते थे। और इसके लिए सब लोगों ने किसको दोषी माना, और मानना उचित भी है कि उसकी अल्टरनेट व्यवस्था सत्ताधारी सरकार को करना चाहिए थी, वो नहीं कर पाई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कोविड-19 ने पूरी तरह से श्रीलंका की इकोनॉमी को लगभग ध्वस्त कर दिया। ईस्टर अटैक एक चौथी घटना जिसने श्रीलंका के इकोनॉमी को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया। टूरिज्म पर टूरिस्ट लोग जो जाते थे वो घबराने लगे, चिंतित होने लगे कि यहाँ जो आतंकवादी घटनाएं हैं, क्योंकि वह एक आइलैंड नेशन है, टूरिज्म का सेक्टर इससे भी प्रभावित हुआ। लेकिन इसको एड्रेस करने में वहां की सरकारें विफल रही, कोई एड्रेस नहीं कर पाया। इससे सारे लोग वहां के परेशान हो गए। मुद्रास्फीति आप कह सकते हैं कि 100% से भी ऊपर बढ़ी वहां। बेरोजगारी का दर बढ़ता गया। सरकार के पास पैसे नहीं थे कि कोई वस्तु बाहर से इंपोर्ट करके लोगों को खिला सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आप जानते हैं कि हुआ, जिसमें प्रेसिडेंशियल पैलेस को ऑक्यूपाई कर लिया गया। उसमें अभी के जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं वो लोग भी शामिल थे उस आंदोलन में। आप सोचिए कि वहां के लोग प्रेसिडेंशियल पैलेस को ऑक्यूपाई कर लिए। आप अंदाजा लगाइए कि इकोनॉमिक क्राइसिस वहां की कितनी बड़ी थी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस हो, टूरिज्म सेक्टर के प्रभावित होने की क्राइसिस हो, वातावरण या आप कहे कि इन्वायरमेंट, क्लाइमेट की समस्या जो हैं उसको लेकर के। तो कहने का मतलब ये है कि वहां का लीडरशिप इस चीज को हैंडल नहीं कर पाया और अपने आयासी, अपने आरामदायक जिंदगी में बिजी रहा। एक ही घर के प्रेसिडेंट, एक ही घर के प्राइम मिनिस्टर, एक ही घर का अगला भी वारिस जो है राजनीति का वो बनेगा। वंशवाद से भी बहुत लोग परेशान हो चुके थे श्रीलंका के अंदर। जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट की गई, जिस तरह का एब्रप्ट इकोनॉमिक पॉलिसी वहां बदला, उसे बड़े स्तर पे लोग बेरोजगार हुए और लोग सोचना प्रारंभ किए कि क्या इस तरीके से सत्ता चलेगी तो श्रीलंका का डेवलपमेंट हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस परिस्थितियों से श्रीलंका गुजर रहा था, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक परिस्थिति हो, चाहे वो सांस्कृतिक परिस्थिति हो, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो, उससे एड्रेस करने के लिए क्या अभी का लीडरशिप जो उस समय सत्ताधारी दल था, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उनसे पहले, क्या वो सक्षम था कि वो एड्रेस कर पाए? जिस तरह से श्रीलंका अपने आप को डिफॉल्ट घोषित किया, आप जानते हैं कि डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। जिस तरह से उसकी क्रेडिट रेटिंग खत्म हो गई, सॉवरेन डिफॉल्टर, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग उसकी खत्म हो गई। क्या मतलब है इसका?
डिफॉल्ट होने का मतलब ये है कि आपके करेंसी, आपके एक्सचेकर में, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस, कि बाहर से जो भी चीजें आप इंपोर्ट करते हैं अपने लोगों के लिए, तो जो भी इंपोर्ट करेंगे उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए ना, उस करेंसी में जहां से वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तब होगा जब आपकी चीजें एक्सपोर्ट होंगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया श्रीलंका के पास। उसके पास पैसे ही नहीं थे कि जिन लोगों से पैसा ले करके इन सारे चीजों को आप इंपोर्ट करते हैं उनको आप पेमेंट कर सकें। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां घोषित कर दी कि श्रीलंका के गवर्नमेंट के पास कोई क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट का मतलब उसको अपना जो लोन लिया है, जो डेट लिया, उसको पेमेंट करने की शक्ति, उसको पेमेंट नहीं कर सकता। जो भी इंपोर्ट हो रहा है उसका वो पेमेंट नहीं कर सकता, और श्रीलंका को डिफॉल्ट घोषित होना पड़ा। मतलब जिन लोगों ने से भी वो लोन लिया था, जहां से भी वो पैसा लिया था, वहां की सरकार ली थी, उसका पेमेंट करने में वो सक्षम नहीं थी। आप समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति डिफॉल्टर हो जाता है तो उसका क्या होता है? उसको घोषित कर दिया जाता है कि इसका कोई क्रेडिट ही नहीं है मार्केट में। सारा आपका मार्केट कोलैप्स, सारी इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स। ये हुआ श्रीलंका के साथ। और वहां का इसके लिए लीडरशिप जिम्मेवार था कि जो इकोनॉमिक इश्यूज थे उसको एड्रेस नहीं कर पाया। इसी दौरान आईएमएफ से लोन लिया गया। भाई लोन अगर आपने लिया है, बेल आउट पैकेज अगर आपने लिया है तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। आज नहीं तो कल आपको पेमेंट करना होगा। उसके लिए एक अलग तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे जगहों पे जो आप खर्चा करते हैं उसकी कटौती करनी होगी, अननेसेसरी खर्चों पर। टैक्स आपको बढ़ाने पड़ सकते हैं। जो ट्रेड बैरियर है उसको ढीला करना पड़ सकता है, लिबरलाइजेशन लाना पड़ सकता है। ये एक क्रिटिसिज्म भी है बेल आउट पैकेज का और इस तरह का। जो आईएमएफ कहेगा, वर्ल्ड बैंक कहेगा, वो सारे कंडीशन आपको अप्लाई करने होंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आपको लागू करना होगा। जो कस्टम ड्यूटीज, टैरिफ आप लगाते हैं उसको कम करना होगा। बड़े बड़े प्लेयर को अलाउ करना होगा कि आपके मार्केट में जाकर के लोग चीप कॉस्ट पर सामान बेचें। आईएमएफ आपको गाइड करेगा कि कहां पे टैक्स लगाना है, कहां पे कम करना है। बिना टैक्स बढ़ाए काम नहीं चल सकता। जो अननेसेसरी चीजें, जो फ्रीबीज हैं, उसको कम करना पड़ेगा। जो गरीबों के लिए प्रोग्राम है उसको आपको हटाना पड़ेगा, तब आप पैसे का सेविंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, श्रीलंका की ये स्थिति हो गई थी कि वो अपने आप को डिफॉल्ट घोषित किया और फिर बेल आउट पैकेज रिक्वेस्ट किया गया आईएमएफ से। इंडिया का बहुत बड़ा हेल्प रहा उसमें। लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया इंडिया ने श्रीलंका को। बहुत सारी चीजें यहां से भेजी गई श्रीलंका के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का भी, कि वो हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश अगर परेशानी में है तो हम उसको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करा रहे हैं। और इन सारे परिस्थितियों में एक नया वातावरण बनता है, प्रोटेस्ट इमर्ज होता है, और उस प्रोटेस्ट को एक बड़े स्तर पर आप कहें तो एक कोलिजन लीड करता है, उसका नेतृत्व करता है, और वो थे अरुणा कुमारा दिशानायके। आने वाले समय में वो कैसे इन चीजों को हैंडल करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है नए प्रेसिडेंट के सामने कि इन इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे हैंडल किया जाएगा। उन्होंने एक महिला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है। ऐसा नहीं है कि वहां प्राइम मिनिस्टर महिलाएं नहीं रह चुकी हैं, लेकिन एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर को उन्होंने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी वो पढ़ी हैं, ग्रेजुएशन उनका यहीं से है, उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। टेम्पोररी आप कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन नवंबर में होना है वहाँ, पार्लियामेंट्री इलेक्शन।
लेकिन आप विचारधारा के स्तर पर भी आप देखें तो जब इस मार्केट इकोनॉमी के अंदर इस तरह की परेशानी होती है तो विकल्प क्या है आपके पास? कौन ऐसी विचारधारा है जो कैपिटलिज्म के अंदर के इस परेशानी को एड्रेस कर पाए, उसके कंट्राडिक्शन को एड्रेस कर पाए? आप समझने का प्रयास करिए। और उस पूरे परिस्थिति में किस तरह से एक मार्क्सिस्ट नेता, कम्युनिस्ट नेता अपने आप को पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के तौर तरीकों में एडजस्ट करता है, उसका इस्तेमाल करता है लोगों को जागरूक करने में, लोगों को मोबिलाइज करने में, जबकि शुरू में वो रेडिकल आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था और अब वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के तौर तरीके से, टैक्टिक्स से, नीति से प्रेसिडेंट के कुर्सी तक पहुंचता है। उसके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का ये विश्वास जीतना, जहां एक तरफ लोग आर्गुमेंट करते हैं कि मार्क्सवाद और साम्यवाद जो है वो पास्ट की विचारधारा हो गई है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, लेकिन 21वीं सदी के परिस्थितियों के हिसाब से स्ट्रेटजी को बदलते हुए एक नेता अपने आप को स्थापित करता है। यह एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है श्रीलंका की, स्थापित करता, वहां का प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। यह क्या बताता है? यह दो चीजें आपके सामने जाहिर करता है। एक तो ये कि जो मार्क्सवाद की विचारधारा है वो परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है, अगर ढालने वाला हो तो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट शुरू किया जा सकता है अगर उस आइडियोलॉजी को वहां के कंटेक्स्ट, वहां के परिस्थितियों में इस्तेमाल करने का तौर तरीका अगर लीडर को मालूम हो तो। मतलब ये कि ये आइडियोलॉजी मैकेनिकल नहीं है, ये आइडियोलॉजी डायनेमिक है। इसका इस्तेमाल करने वाला वैसा होना चाहिए कि वो अपने परिस्थितियों के हिसाब से कैसे इसका इस्तेमाल, इस समझ का इस्तेमाल कर सके। तो ये आइडियोलॉजी कहीं से अभी सीज टू एग्जिस्ट नहीं है, अभी भी रिलेवेंट है, अभी भी डायनेमिक है। ये डायनेमिक होना और इसका रिलेवेंट होना बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा है, कैसे परिस्थितियों को इस थ्योरी, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके एनालिसिस कर रहा है और फिर वो कैसे स्ट्रेटजी बना रहा है चीज़ों को बदलने का। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अरुणा कुमार दिसानायके ने ये करके दिखाया। दूसरी बात जो साफ साफ इमर्ज होके दिख रही है, जो आ रही है, सामने आ रही है, वो ये कि आपको स्ट्रेटजी बदलना होगा। मार्क्सवादी आइडियोलॉजी को, मार्क्सवादी लीडरशिप को, कम्युनिस्ट लीडरशिप को स्ट्रेटजी 21st सेंचुरी के हिसाब से बदलना होगा, उसके कंटेक्स्ट में बदलना होगा। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, एक बहुत बड़ा साधन है बदलाव का। अगर उसका सही से इस्तेमाल मोबिलाइजेशन के लिए किया जाए, मोबिलाइज लोगों को किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मोबिलाइज किया जाए, वोट बैंक के द्वारा मोबिलाइज किया जाए, तब भी एक बहुत बड़ा बदलाव संभव है, जो श्रीलंका ने दिखाया है। सत्ता में बदलाव संभव है। वन पार्टी या आप कहें कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है उसका खात्मा संभव है आइडियोलॉजी के लड़ाई के द्वारा। ये आइडियोलॉजी की जीत है श्रीलंका में, न कि एक व्यक्ति की जीत है। उस आइडियोलॉजी की जीत है जिसको उस वहां की परिस्थितियों के हिसाब से ढाला गया। ये अरुणा कुमार दिसानायके ने दिखाया। लेकिन आगे वो कैसे सारे परिस्थितियों को, ये तो वो फेज हुआ जब इन सारे परिस्थितियों में उन्होंने एक लीडरशिप स्थापित की, एक विचारधारा को फिर से स्थापित किया, ये साबित किया कि विचारधारा डायनेमिक है, ये रिजिलियंट विचारधारा है जिसका इस्तेमाल हम वर्तमान परिस्थितियों को एड्रेस करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन वो कितना कर पाते हैं ये उनके टेन्योर के बाद इवेल्युएट किया जाएगा, या बीच में भी किया जा सकता, मिड टर्म में भी किया जा सकता है कि कितना इन चीज़ों को एड्रेस कर पाए, उनके फॉरेन पॉलिसी को, उनके डोमेस्टिक पॉलिसी को, नेशनल पॉलिटिक्स को
आने वाले समय में हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि इस होराइजन पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के होराइजन पर एक ये बहुत बड़ा चेंज है जो कि बताता है कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको नए परिस्थितियों में ढाल करके, नए परिस्थितियों के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाए, नए 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 फॉर्मूले में, नए लैंग्वेज में, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूं। इस वीडियो को देखिए, एनालाइज करिए, समझिए चीज़ों को कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, डाउट है, वहाँ पर हमको कमेंट करके बताइए कि और किन इश्यूज़ पर हम वीडियो बनाएं और आपके सामने उसको रखें। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।